इस बुलेटिन में बात होगी बंगाल में चुनाव आयोग पर उठे सवालों की। बंगाल में दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग की तैयारी की। देखेंगे क्यों मोदी सरकार को देनी पड़ी सफाई। राहुल गांधी के अंडमान निकोबार दौरे में क्या है खास। जानेंगे क्यों सत्याग्रह पर उतरी आम आदमी पार्टी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। महिला आरक्षण कानून को लेकर घिरी मोदी सरकार। महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा का किया गया घेराव। कानून को तुरंत लागू करने की गई मांग। मोदी सरकार ने सम्राट सरकार को दिया बड़ा झटका। बिहार सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में कर दी 75% कटौती। विपक्ष उठा रहा सवाल। बिहार में बीजेपी की बढ़ेगी चिंता। जेडीयू को मजबूत करने की राह पर निकले निशांत कुमार। 3 मई से चंपारण से शुरू करेंगे सद्भाव यात्रा। भोपाल के जम्बूरी मैदान में पूर्व सीएम उमा भारती ने आरक्षण को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, देश में सामाजिक बराबरी के लिए आरक्षण जरूरी। हमारे रहते कोई माई का लाल खत्म नहीं कर सकता आरक्षण। और शेयर बाजार में गिरावट। 416 अंकों की गिरावट के साथ 76,886 पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 97 अंकों की गिरावट के साथ 23,995 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है, लेकिन वोटिंग से पहले अधिकारियों की तैनाती को लेकर बवाल मच गया है। खास तौर पर जिस तरह यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने टीएमसी उम्मीदवार को धमकाया, उसके बाद बंगाल से लेकर यूपी तक की सियासत गर्मा गई है। तो क्यों वोटिंग से पहले छिड़ा विवाद, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से ठीक पहले चुनाव आयोग और बीजेपी गंभीर आरोपों से घिर गए हैं। वैसे तो टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार बयानबाजी चल रही थी, लेकिन अब जिस तरह चुनाव आयोग की तरफ से चुनावी ड्यूटी के लिए बुलाए गए यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा ने डायमंड हार्बर में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान को धमकाया, उसके बाद बवाल मच गया है। उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं, जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पड़ता। यहाँ जिस तरह उन्होंने जहांगीर का नाम लेकर धमकी दी है, उसके बाद तमाम दलों की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। टीएमसी ने उनकी इस धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर अजय पाल शर्मा का पूरा बैकग्राउंड ही पोस्ट कर दिया। पार्टी ने कहा है कि ये वही अधिकारी है जो अपने ठोक दो वाले रवैये के लिए बदनाम है। उसका पिछला रिकॉर्ड तो और भी ज्यादा दागदार है। जाहिर है अब इस पद के लिए भ्रष्ट और आपराधिक रिकॉर्ड ही मुख्य योग्यता बन गया है। इस बीच अजय पाल का एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो एक डांसर के पीछे खड़े दिखाई दिए, जिसके बाद महिला सम्मान के मुद्दे पर भी वो बुरी तरह घिर गए हैं। उधर जहांगीर ने भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की मदद करने के लिए ये लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस पूरे विवाद के बीच जब पुलिस ऑब्जर्वर अजय राय शर्मा वोटिंग व्यवस्था का जायजा लेने के लिए फलता क्षेत्र पहुंचे थे, तो उन्हें तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। बंगाल में टीएमसी ने जहां इस मामले में पूरा मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, सुनने में आया है कि यूपी के रहने वाले बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं, उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए, हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों से अधिकारियों को बुलाकर बंगाल में तैनात करने को लेकर चुनाव आयोग सवालों के घेरे में आ गया है। वहीं सागरिका होटल में बीजेपी उम्मीदवार के साथ पुलिस ऑब्जर्वर की बैठक के आरोपों पर भी विवाद बढ़ता देख चुनाव आयोग एक्शन में दिखाई दे रहा है। टीएमसी की तरफ से इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के सीईओ से रिपोर्ट मांगी है, जिससे साफ है कि बंगाल में इस बार चुनाव आयोग के लिए भी अपनी साख बचाना चुनौती बन गई है। बंगाल में वोटिंग से पहले जहां सियासी बवाल मचा हुआ है, चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है, तो वहीं दूसरी तरफ मतदान की तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। चुनाव अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ने जबरदस्त प्रचार कर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब देखना होगा कि कौन किस पर पड़ेगा भारी। तो क्या है दूसरे चरण के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में।
पश्चिम बंगाल में पिछले कई हफ्तों से चल रहा तूफानी प्रचार अभियान थम गया। अब बारी मतदाताओं की है जो 29 अप्रैल को राज्य की 142 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेंगे। सभी सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी, जिसमें नदिया, पूर्व वर्धमान, हावड़ा, हुगली, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता के क्षेत्र शामिल हैं। इन 142 सीटों पर कुल 1448 उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरे चरण के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, जिससे मतदान सुचारू रूप से कराया जा सके। हर पोलिंग बूथ केंद्रीय पुलिस बल के हवाले किया गया है। आयोग की पहल के तहत इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों की रंगीन तस्वीरें, उनका क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह बड़े अक्षरों में दिए गए हैं, ताकि मतदाताओं को आसानी हो। पहले चरण के चुनाव में आजादी के बाद अब तक की सबसे ज्यादा 93.19% वोटिंग को देखते हुए दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड मतदान होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं दूसरे चरण की हॉट सीट की बात की जाए तो इसमें भवानीपुर सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है। इस सीट से राज्य की सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। जिन सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, उनमें से 2021 में टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। अन्य के हिस्से 1 सीट आई थी। बीजेपी की तमाम कोशिशों के बाद भी सीएम ममता बनर्जी की पार्टी ने शानदार जीत हासिल कर सत्ता पर कब्जा किया और अब एक बार फिर टीएमसी ने जबरदस्त प्रचार किया है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम मोदी ने उत्तर 24 परगना जिले के जगत दल में अपनी आखिरी रैली की। इस दौरान उन्होंने भरोसा जताया कि इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीतेगी। तो वहीं टीएमसी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने पदयात्रा और रैलियां की। ममता बनर्जी ने प्रचार के आखिरी दिन लगभग 14 किलोमीटर की पदयात्रा की। इस बार की सबसे हॉट सीट भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी खुद चुनाव लड़ रही हैं, वहां भी उन्होंने पदयात्रा करते हुए लगभग 200 रैलियों के साथ चुनाव प्रचार का समापन किया। तो अभिषेक बनर्जी ने भी कई जगह चुनावी रैलियां करते हुए लगभग 100 रैलियों के साथ चुनाव प्रचार समाप्त किया। इस दौरान टीएमसी ने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों को निशाने पर लिया और एसआईआर को लेकर आरोप लगाया कि आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। What if you could claim a stake on what's said to be the biggest IPO? राज्य में जबरदस्त माहौल देखने को मिला। अब सभी की नजरें 29 अप्रैल को होने वाले मतदान पर टिकी हुई हैं। सभी की नजरें इस वक्त बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग पर टिकी हुई है। तो चर्चा दिल्ली में आयोजित की गई ब्रिक्स प्लस ग्रुप की बैठक की भी रही, लेकिन इस बैठक में कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और अब इस मामले में विदेश मंत्रालय की सफाई भी सामने आई है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स प्लस समूह की बैठक को लेकर मोदी सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस ने इस बैठक के बाद कोई भी संयुक्त बयान जारी न होने पर सवाल उठाए और मोदी सरकार पर इजरायल का बचाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तंजपूर्ण रूप से यहां तक कह दिया कि भारत के प्रधानमंत्री और इजरायल के प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से सोलमेट है और अब इजरायल विशाल और शोषणकारी मोदानी साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया है, जिसके बाद सरकार बुरी तरह घिर गई और अब उसकी तरफ से अपने बचाव में सफाई भी पेश की गई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 24 अप्रैल को नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स के उप विदेश मंत्री और मध्य पूर्व व उत्तरी अफ्रीका यानी मेना के विशेष दूतों की बैठक के बाद कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया जा सका। इसका मुख्य कारण पश्चिम एशिया में चल रहे मौजूदा संघर्ष पर सदस्य देशों के बीच आम सहमति का न बन पाना था, जबकि इससे पहले नई दिल्ली में आयोजित भारत अरब लीग विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान जो संयुक्त बयान जारी हुआ था, उसका फलस्तीन सहित वहां मौजूद सभी पक्षों ने पूरा समर्थन किया था। दरअसल इससे पहले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस बैठक को लेकर मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि ब्रिक्स प्लस के उप विदेश मंत्रियों और विशेष दूतों की बैठक बिना किसी संयुक्त वक्तव्य के समाप्त हो गई। ईरान और यूएई दोनों ही 11 सदस्यीय ब्रिक्स प्लस का हिस्सा हैं और पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध पर उनके अलग अलग रुख स्वाभाविक है। लेकिन जो बात चौंकाने वाली और शर्मनाक है वो ये है कि संयुक्त वक्तव्य न आने का एक और कारण भारत का इजरायल और फलस्तीन पर भाषा को नरम करने पर जोर देना था, जिसे रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, यूएई और ईरान के प्रतिनिधियों ने स्वीकार नहीं किया। भारत दुनिया का एकमात्र प्रमुख देश है जो इजरायली शासन के साथ इतनी दृढ़ एकजुटता दिखा रहा है, जबकि इजरायल गजा में मानवता के खिलाफ अपराध जारी रखे हुए है, दक्षिणी लेबनान पर भारी बमबारी कर रहा है। कांग्रेस सांसद के तीखे बयानों ने सरकार को, खासतौर पर पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जिसके बाद उन्हें सफाई देने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार की तरफ से पेश की गई ये सफाई उस पर उठ रहे सवालों को खत्म कर पाएगी? क्या सरकार इन आरोपों से अपना दामन साफ कर पाएगी? बहरहाल ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा।
एक तरफ जहां मोदी सरकार बुरी तरह से घिरती दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस मजबूत होती नजर आ रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अंडमान निकोबार दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा, आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रवासी परिवारों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का अंडमान निकोबार दौरा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है, लेकिन इस दौरे की गूंज राष्ट्रीय राजनीति में साफ सुनाई दे रही है। अपने दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने गांधीनगर के कम्युनिटी हॉल में प्रवासी परिवारों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की, जहां उन्होंने उनकी समस्याओं को सुना और समाधान को लेकर सार्थक चर्चा की। इस दौरान राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार द्वीप के लिए प्रस्तावित 92,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का खुलकर विरोध किया। साथ ही कहा कि इस तरह की परियोजनाएं न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि इससे स्थानीय आदिवासी समुदायों का बड़े पैमाने पर विस्थापन भी हो सकता है। विकास जरूरी है, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो प्रकृति और लोगों के अधिकारों को नुकसान ना पहुंचाए। इतना ही नहीं, पोर्ट ब्लेयर में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ने पर जोर दिया। साथ ही स्थानीय आदिवासी प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दिल्ली में आवाज उठाने का भरोसा भी दिया। राहुल गांधी का ये दौरा एक बार फिर उनकी उस छवि को मजबूत करता दिख रहा है, जहां वो सीधे जनता के बीच जाकर संवाद करते हैं। यही कारण है कि उनके इस दौरे को राजनीतिक तौर पर काफी अहम माना जा रहा है और इसकी चर्चा अब तेज हो गई है। राहुल लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। दिल्ली की सियासत में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के फैसलों ने तहलका मचाया हुआ है। हाल ही में केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया था और अब मनीष सिसोदिया भी उनकी राह पर चल पड़े हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों खींचतान और टूट का माहौल दिखाई दे रहा है, जिससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव साफ नजर आ रहा है। इस बीच दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के फैसले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं और अब मनीष सिसोदिया ने भी कुछ ऐसा कर दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता का बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता को खत लिखा, जिसमें मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि अब वो उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे और ना ही उनकी तरफ से कोई वकील पेश होगा। सिसोदिया ने लिखा कि मेरी तरफ से कोई भी वकील पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य तुषार मेहता के हाथों में है। मुझे न्याय की उम्मीद नहीं है। अब मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सिसोदिया ने भी आरोप लगाया कि जज के बच्चों को केंद्र सरकार के वकीलों के रूप में पैनल में शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने भी जस्टिस स्वर्णकांता को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो अब कभी उनकी अदालत में पेश नहीं होंगे और साफ किया था कि उन्हें अब न्याय की उम्मीद नहीं है। और अब सिसोदिया भी केजरीवाल के ही रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या आप नेता सत्याग्रह करने वाले हैं, और अगर वाकई में ऐसा होता है तो दिल्ली की सियासत पर इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। राजघाट पहुंचकर केजरीवाल ने सत्याग्रह का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दलित युवती के साथ हुए दुर्व्यवहार का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। इस बीच सपा के 4 सदस्यीय डेलीगेशन ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी की जमकर घेराबंदी कर कई बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। गाजीपुर में दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी जान लेने का मामला सामने आने के बाद सियासत में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहा है। इस बीच सपा के 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने गाजीपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। साथ ही उन्हें 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का चेक सौंपा है, जिसके बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 29 अप्रैल को होने वाला अपना गाजीपुर दौरा रद्द कर दिया। उन्होंने कहा था कि अगर उनके प्रतिनिधि मंडल को रोका गया तो वो खुद गाजीपुर जाएंगे। अखिलेश ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि बीते दिन गाजीपुर में सपा डेलीगेशन पर पथराव की खबरें सामने आई थी और उससे पहले कांग्रेस के डेलीगेशन को भी गाजीपुर जाने से रोक दिया गया था। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन उनकी डेलीगेशन को नहीं रोका गया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि मंडल को रोकने को लेकर बीजेपी की जमकर घेराबंदी की है। Imagine उनको पूर्व सूचना होती है कि भाई प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने जा रहा है, तो जो पुलिस को पर्याप्त व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, वो करने की बजाय पहले दबंग जाति के लोग प्रतिनिधि मंडल के ऊपर पथराव करते हैं और फिर पुलिस उल्टे जो प्रतिनिधि मंडल में लोग जाते हैं उन पे 50 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती है।
गाजीपुर मामले में अब यूपी सरकार बुरी तरह से गिरती जा रही है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी अपनी सफाई में क्या कुछ कहती नजर आती है। गाजीपुर मामले में यूपी सरकार घिरती जा रही है तो पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची पिछले 48 घंटे में 3 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। उनकी तरफ से बातचीत के लिए हॉर्मुज नाकाबंदी खोलने की शर्त रखी गई है, लेकिन ट्रंप की जिद ने पूरी दुनिया पर संकट बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों पक्षों में बातचीत से हल निकलेगा या दोबारा जंग छिड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर टकराव के हालात दिखाई दे रही हैं। ईरान के 10 सूत्रीय प्रस्ताव पर शांति वार्ता फेल हो जाने के बाद अब जो 3 शर्तों वाला प्रस्ताव ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को भेजा, उस पर भी बात बनती नहीं दिख रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु कार्यक्रम पर बाद में बात करने की शर्त पर नाराजगी जताई है, जिसके बाद एक बार फिर दोनों पक्षों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। जहां अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरान पर आरोप लगाया कि जो काम ईरान परमाणु हथियारों से करना चाहता है, वही वो अभी तेल के जरिए कर रहा है। वो गर्व से कह रहा है कि वो दुनिया की 20 से 25% एनर्जी को रोक सकता है। सोचिए अगर ईरान को परमाणु हथियार मिल गए तो वो पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेगा। एक तरफ जहां ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने पर सहमति जताई है, इस शर्त पर कि अमेरिका उसकी 3 मांगे मान ले, लेकिन अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं हो रहा और अब वो हॉर्मुज को लेकर ईरान के खिलाफ दुनिया को भड़काने की कोशिश में जुटा हुआ है। आप जानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो गया है, इसलिए फिलहाल हॉर्मुज का मुद्दा ईरान अमेरिका संघर्ष के केंद्र में बना हुआ है, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचे, उन्होंने भी ये साफ कर दिया है कि ईरान जंग नहीं चाहता। इससे पहले अराक्ची सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले। इस दौरान पुतिन ने ईरान को पूरी मदद देने का वादा किया, यानी ईरान वैश्विक मंच पर और मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान की रक्षा मंत्रालय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि अमेरिका अब दूसरे देशों की नीति तय करने की स्थिति में नहीं है। वो अब दूसरे देशों को ये निर्देश नहीं दे सकता कि वो क्या करें। वॉशिंगटन को ये मानना होगा कि उसे अपनी अवैध और तर्कहीन मांगों को छोड़ना होगा। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को अपनी जिद छोड़नी होगी, क्योंकि अगर अमेरिका ईरान को लेकर अपना रुख नरम नहीं करता है तो दोबारा जंग छिड़नी तय मानी जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अब अपने रूप में जम रहे हैं। कल जयपुर में उनके स्वागत में बहुत बड़ी बड़ी तैयारियां बीजेपी ने की, जैसे कि 11 जगह उनके लिए स्वागत में मंच लगाए गए, उनके ऊपर टनों फूल जो है जेसीबी के जरिए डाला गया, उनका स्वागत किया गया और इस तरह से कलश यात्रा वगैरह भी निकाली गई। इससे जाहिर होता है कि पार्टी के पास में कितना पैसा है और उसका मकसद क्या है। सिर्फ लगता है जैसे कि उत्सव ही मनाना रह गया है। शहर में उनका ऐसे स्वागत अपने आप में ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जैसा ही रहा होगा। ये अच्छी बात है। अगर वो चाहें तो पूरे देश के अंदर रोज रोज ऐसे कार्यक्रम, ऐसे स्वागत उनके हो सकते हैं। इससे भक्त भी खुश रहेंगे और टाइम भी पास हो ही जाएगा।